नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक बेवकूफ दोस्त से लाख दर्जे अच्छा है एक समझदार दुश्मन। बात बहुत बार ये सही साबित होती है और ये बात इस वक्त जगदीप धनखड़ और जयराम रमेश से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने जिस दिन से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। कोई कह रहा है कि 4 घंटे में पूरी कहानी बदल गई, कोई कह रहा है 1 बजे से 9 बजे के बीच बहुत कहानियां हुई। दरअसल आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो कहानी सिर्फ 1 घंटे की है। खेल सारा 1 घंटे में हुआ। बुनियाद बेशक उन 4 घंटे में बनी हो, लेकिन खेल सारा 1 घंटे में हुआ। सरकार नाराज हो चुकी थी जगदीप धनखड़ से। ये कहानी बिल्कुल सही है कि 1 बजे के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन इस कदर नाराज नहीं थी कि अचानक इस्तीफा मांग लिया जाए उनसे। लेकिन एक कॉल और 1 घंटे ने ये काम कर दिया कि जगदीप धनखड़ की कुर्सी गई, और जिसके कॉल की वजह से कुर्सी गई, उसकी खुद की कुर्सी जाने वाली है। अब मैंने पहले ही नाम बताया, इस कहानी में कैरेक्टर दो ही है। एक है जगदीप धनखड़, एक है जयराम रमेश, जो महासचिव कम्युनिकेशन है कांग्रेस के। अब इस कहानी को समझने के लिए 22 जुलाई का जयराम रमेश का एक्स पोस्ट पहले पढ़ना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर है। 22 जुलाई को जयराम रमेश लिखते हैं कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता की समिति में सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा जी और रिजिजू जी का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात है कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से इन्हें इस बात का बुरा लगा। उन्होंने बीएसी की बैठक अगले दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 के बीच जरूर कुछ हुआ है, बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। उससे आगे लिखते हैं, धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की है, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की है। ये 22 तारीख का यानी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के अगले दिन का एक एक्स पर पोस्ट है जयराम रमेश का, जिसमें वो कहते हैं कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ हुआ है। अब उससे एक दिन पहले 21 जुलाई को 3:12 पर वो फिर एक एक्स पर पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं, टुडे 63 राज्यसभा एमपी बिलोंगिंग टू वेरियस opposition parties submitted a notice of motion to the chairman Rajya Sabha for the removal of Justice Yashwant Verma under the Judges Inquiry Act 1968. A similar motion for the removal of Justice Shekhar Yadav has been submitted to the chairman Rajya Sabha way back on December 13, 2024. अब इस जो 3:12 का ट्वीट है, ये कहानी है दूसरे ट्वीट के उस लाइन की जहां वो कहते हैं कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ हुआ। ये वही हुआ कि इन्होंने जो मोशन स्वीकार कर लिया, उसको लेकर सरकार नाराज हो गई। 1 से 4:30 के बीच में वही कहानी हुई और उसी नाराजगी की वजह से किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा बैठक में नहीं गए, जो सूत्र बता रहे हैं। ये कंफर्म एक तरह से है कि इससे नाराज हो चुकी थी सरकार, लेकिन तब तक सरकार ने ये नहीं सोचा था कि अब इमीडिएट रिमूवल की जरूरत है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने की जरूरत है। तब तक सरकार सोच रही थी कि प्रधानमंत्री कल विदेश दौरे पर जा रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री जब वापस लौटेंगे तब इस मामले पर अगला कदम उठाया जाएगा, और अब जगदीप धनखड़ को जाना चाहिए या उन्हें मौका देना चाहिए तब तय करेंगे। ये तब तक ये तय था। लेकिन जयराम रमेश के अगले ट्वीट ने सारी कहानी बता दी कि अचानक से क्या हुआ। ये दोनों अति उत्साह में कैसे मारे गए, ये सारी कहानी मैं आपको अति उत्साह की कहानी बाद में बताता हूं। पहले जयराम रमेश का उसी 21 जुलाई का 11:08 का एक्स का पोस्ट देखिए।
जिसमें वो लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था। आज शाम 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहां कई अन्य सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई। 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। मतलब पूरी उनके लिए बैटिंग कर रहे थे। कहानी सारी इसी में है। पहले मैंने आपको बताया कि 4:30 बजे बीएससी की मीटिंग होनी थी। किरण रिजिजू, जेपी नड्डा नहीं गए। 4:30 तक उनका इंतजार किया गया, फिर अगले दिन के लिए टाल दी गई बैठक। यानी 4:30 तक की कहानी तो क्लियर हो गई। अब रमेश कह रहे हैं कि जयराम रमेश की 5 बजे तक मैं उनके साथ था और भी सांसद थे। ठीक है, मीटिंग के बाद बातचीत कर रहे होंगे, खड़े होंगे, ठीक है। 7:30 बजे जो ये कह रहे हैं ना कि 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई, सारी कहानी इसी में है। यहां दोनों का अति उत्साह कुर्सियां ले गया। अब कहानी क्या हुई, कैसे ले गया, मैं उस पर आने से पहले जरा पहले जगदीप धनखड़ का उत्साह को अति उत्साह में बदलने का कहानी आपको बताता हूं। ये तो अब पता है कि जगदीप धनखड़ जो सम्मान उन्हें मिल रहा था उससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हायरार्की में वो नंबर 2 पे आते हैं, प्रधानमंत्री नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं, पर कम से कम जिसके वो हकदार हैं उतना उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनकी एक इमेज बन गई है कि बस बिना रीढ़ की हड्डी वाले उपराष्ट्रपति है, एक कठपुतली बन के रह गए। ये इस इमेज से छुटकारा पाना चाहते थे कि कुछ स्टांस छोड़ के जाएं ताकि उनकी पहचान ऐसे ना रहे जैसा अभी कहा जा रहा है। तो वो आए दिन अपने सम्मान को लेकर जरा अपनी नाराजगी जताते थे, पार्टी को भी सरकार से भी। ये उनको मालूम था, ये पार्टी को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था। लेकिन जब उन्हें लगा कि कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही तो फिर उन्होंने विपक्ष के तरफ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर। और कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ नजदीकी के लिए सबसे पहले जयराम रमेश ही जगदीप धनखड़ के नजदीक आए। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया था जगदीप धनखड़ ने मिलने के लिए, वो आइडिया भी दरअसल जयराम रमेश का ही था कि वो चाहते थे कि राज्यसभा में विपक्ष की कोई बुलंद आवाज होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन एलओपी है, लेकिन एक उम्र का तकाजा है उनके साथ। कोई ऐसी मजबूत आवाज चाहिए जैसी लोकसभा में राहुल गांधी की है। तो जगदीप धनखड़ ने बुलाया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया राज्यसभा आने से। खैर, ये सारी चीजें सरकार से तो छुपी नहीं थी, फोटो भी शेयर हुई, ये सरकार को बात चुभी। लेकिन यहां कहानी जयराम रमेश की जुड़ी हुई कहीं। उसके बाद सरकार ने 1 हफ्ते का बाकायदा ये सेशन बढ़ाया है। उसकी वजह यही थी कि सरकार लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने वाली थी। लेकिन जयराम रमेश ने, क्योंकि जयराम रमेश की कुर्सी इस वक्त कांग्रेस में खतरे में, सबको मालूम है कि उनकी कुर्सी पर बहुत लोगों की नजर है। उनकी कुर्सी जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन है, वो कुर्सी जाने वाली थी। उसको बचाने के लिए जयराम रमेश आजकल हर वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान को खुश किया जा सके। उसी सिलसिले में ये दिखाने के लिए कि मैं राज्यसभा में विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता हूं, मैं विपक्ष को सामंजस्य से बैठा सकता हूं, उन्होंने वो राज्यसभा के विपक्षी सांसदों का एक सिग्नेचर अभियान चलाया, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि 63 सांसदों ने सिग्नेचर करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट के लिए मोशन जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया। उन्होंने किया और उपराष्ट्रपति ने भी जो है उसे स्वीकार कर लिया, बिना ये सोचे हुए कि उधर सरकार मुझसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि इसके जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जब कहा है कि मैं करप्शन ना करूंगा, ना होने दूंगा, ना सहूंगा, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देखिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है वो सरकार इंपीचमेंट मोशन ला रही। लेकिन उनकी उस पूरी स्कीम पर पानी फेर दिया जगदीप धनखड़ और जयराम रमेश ने। अब जब जयराम रमेश को लगा कि भाई ये स्वीकार हो गया, तो उन्हें लगा कि भाई अब राहुल गांधी के सामने
और पार्टी हाईकमान के सामने उनके नंबर बन जाएंगे। वो अब लगेगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है राज्यसभा में, और पूरे विपक्ष को एक साथ लाते हैं, सरकार के मंसूबे पर पानी फेर दिया। फिर 7:30 बजे जिस फोन कॉल का जिक्र करते हैं, वहां पर दोनों का ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या कुछ कह लो, वो मरवा गया। जयराम रमेश को इतनी बात समझ में नहीं आई, या जगदीप धनखड़ को इतनी बात समझ में नहीं आई कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हजारों बार ये कह चुके हैं कि उनकी या विपक्ष का कोई भी नेता है, हर एक की कॉल सरकार के पास जाती है, कौन किससे क्या बात कर रहा है सरकार को सब मालूम है। फिर भी जयराम रमेश ने फोन किया उपराष्ट्रपति को, और कहा जाता है जयराम रमेश ने, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जयराम रमेश ने उनसे कहा कि धनखड़ जी से कि आपने हमारा आज का जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोशन स्वीकार कर लिया है, तो आप उसे भी स्वीकार कर लीजिए जो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ हमने दिसंबर 13, 2024 को दे रखा है। दोनों को स्वीकार कर लीजिए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा आपका। जगदीप धनखड़ भी थोड़े से हवा में आ गए, उन्हें भी लगा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मैं सदन आ ही रहा हूं, कल बात करते हैं, ये उन्होंने बोला। बस इतनी सी बात सरकार के ऊपर तक पहुंच गई कि ये बात हुई, और सरकार को लगा कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से आज जस्टिस वर्मा के खिलाफ स्वीकार किया है मोशन, कल अगर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी स्वीकार कर लिया तो सरकार की डबल किरकिरी हो जाएगी, सरकार किसी लायक नहीं रहेगी। क्योंकि सरकार जस्टिस वर्मा को तो इम्पीच करना चाहती है, लेकिन जस्टिस शेखर यादव को नहीं, क्योंकि वो उनके हिंदुत्व एजेंडा को सूट करते हैं। हिंदुत्व समर्थक नाराज हो सकते हैं उस चीज को लेकर। लेकिन अब जो जयराम रमेश और जगदीप धनखड़ के बातचीत हुई, उसके बाद सरकार को लगा कि ये कल हो सकता है, होने के पूरे चांसेस है। 7:30 बजे वो कॉल हुई है, हार्डली में कल 5-7 मिनट वो बात हुई है। उसके तुरंत बाद जब खबर ऊपर पहुंची तो एक बड़े मंत्री ने, अब बड़े मंत्री कौन है तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे, बड़े मंत्री ने तुरंत जगदीप धनखड़ को मतलब पहले आपस में बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सब बात की, फैसला हुआ और उसके कि भाई इनसे इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने तुरंत धनखड़ जी को फोन किया और उन्हें कहा कि आपको इस्तीफा देना है। धनखड़ जी ने जाहिर सी बात है कहा होगा कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, मुझे मौका तो दो मेरी बात रखने का। तो उन्होंने कहा नहीं, मौका नहीं है, आप नहीं इस्तीफा दोगे तो हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और साथ ही ये भी कहा कि जो हम लिख के भेज रहे हैं यही आपके इस्तीफे में लिखा होना चाहिए। ये सारी कहानी 7:30 से लेके 8:30 के बीच की है। 8:30 बजे जगदीप धनखड़ अपने घर से इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो गए। यानी 7:30 बजे जो जयराम रमेश की कॉल गई और 8:30 बजे जब वो घर से निकले, उसके बीच ये अचानक से इस्तीफे की कहानी सामने आई, और ये इस्तीफा इसीलिए हुआ है। अब इस चक्कर में जगदीप धनखड़ की कुर्सी गई, ठीक है, जो जयराम रमेश बहुत होशियारी दिखा रहे थे, उन्हें लग रहा था बहुत शाबाशी मिलेगी, असर उल्टा हुआ। उसके तुरंत बाद जयराम रमेश ने जिस तरह से उस दिन और अगले दिन जगदीप धनखड़ के लिए बैटिंग की, तब कांग्रेस हाईकमान के भी कान खड़े हो गए और जयराम रमेश को बहुत सख्त लहजे में बहुत कुछ कहा गया और उनकी कुर्सी की टाटा बाय बाय का इशारा उन्हें कर दिया गया। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस दिन इस्तीफा हुआ उसके अगले दिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये बीजेपी का आपसी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ के पीछे की कहानी कुछ और है, वो किसानों के मसीहा, ये वो सब लिखते हैं। और एक लाइन वो लिखते हैं कि मौजूदा G2 सरकार के दौर में उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। जब उन्होंने ये लाइन लिखी तो कांग्रेस हाईकमान को लगा कि जयराम रमेश तो पार्टी को क्या समूचे विपक्ष को झूठा करार देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने ही जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, क्योंकि वो उनका आरोप था कि जगदीप धनखड़ पार्षद है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते।
और जयराम रमेश कहते हैं कि विपक्ष को जगह देने की कोशिश की उन्होंने जहां तक हो सका। यह बात कांग्रेस हाईकमान को सही नहीं गुजरी। तुरंत जयराम रमेश को फटकार लगाई गई और नोटिस तो जारी नहीं हुआ, इसकी मुझे नॉलेज नहीं नोटिस जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि जयराम रमेश को कह दिया गया है कि अब आप जो है प्लीज तैयार रहिएगा, अब हमें नया कम्युनिकेशन इंचार्ज की जरूरत है। और उसके लिए बहुत सारे लोग कतार में हैं, बहुत सारे लोग बहुत काबिल लोग हैं, क्योंकि वैसे भी जयराम रमेश को लेकर मीडिया में भी बहुत नाराजगी है। मीडिया के लोग कहते हैं कि 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर पूरा लोकतांत्रिक था, मीडिया के लोग हो, कहीं किसी प्रदेश से आया हुआ पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उस दफ्तर में आराम से जा सकता था। लेकिन नए दफ्तर इंदिरा भवन में जयराम रमेश ने मीडिया की एंट्री पर बैन लगा रखा है। मीडिया अंदर जा ही नहीं सकता जब तक उनको ना बुलाएं। और दूसरी बात, वो एक जो तरीका उन्होंने रोज का अपना रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मुद्दे पे होती है, उससे पहले ही वो दो गोदी एजेंसीज को बुलाकर, उनमें से किसी को बुलाकर इंटरव्यू दे देते हैं। वो चलता कहीं नहीं है, लेकिन बस वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होनी होती है उसको बर्बाद कर देता है। तो ये सारी शिकायतें भी ऑलरेडी जयराम रमेश के खिलाफ बहुत सारी थी। तो जयराम रमेश की कुर्सी भी टाटा बाय बाय है, धनखड़ की कुर्सी भी गई, और दोनों का अति आत्मविश्वास दोनों को ले डूबा। इसलिए कहते हैं कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में बड़ी थिन लाइन होती है। इस लाइन को संभल के अगर आप क्रॉस ना करो तो फिर एक तरफ कुआं है, एक तरफ काई है, कहीं भी गिरोगे डूबोगे ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।